नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिर। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके अगर एग्ज़ाम सिलेबस में अगर संविधान सिलेबस में है कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों उसको समझने से पहले आप एक बार उसकी प्रस्तावना के बारे में ज़रूर जाएं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का उद्देश्य ज़रूर होता है। तो हमारे भारतीय संविधान बनाने का उसका उद्देश्य क्या है? जो इंडिया का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, तो विश्व का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। दोस्तों, मैं आपको उसकी प्रियम्बल, जो उसकी उद्देशिका है, उसके बारे में आपको आगे कुछ समझाऊंगा दोस्तों। तो बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए। अगर आप मेरे इस चैनल के दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप किस्मत के भरोसे मत रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपका चयन श्योर है दोस्तों। बस बी पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खूबसूरत संविधान है। देखिए दोस्तों, उस संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका है, दोनों एक ही चीज़ है, प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे इंग्लिश में दोस्तों प्रियम्बल कहते हैं। उसका क्या उद्देश्य है, वो चीज़ क्या है, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसमें ये जो चीज़ है, ये सबसे पहले आपको अमेरिका के संविधान में मिलती है। यानी कि अमेरिका का जो संविधान है, उसमें सर्वप्रथम ये चीज़ शामिल की गई। यानी कि आपको अगर कोई पूछे कि प्रस्तावना सर्वप्रथम किस देश के संविधान में शामिल की गई, तो उसका आंसर आपका अमेरिका है। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल ये बनता है कि जो प्रस्तावना है, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है। आपसे कोई पूछे भाई प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रस्तावना खुद है वो अमेरिका से। देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछे कोई भी, अगर भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में जो प्रस्तावना है, उसमें शक्ति का स्रोत किसे बताया गया है, तो देखिए शक्ति का स्रोत बताया गया है भारत की जनता को। और उसमें संविधान में शुरुआत की, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत में लिखा है, हम भारतीय लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्पष्ट लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आपसे कोई पूछे, सवाल ये बनता है कि भारतीय प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत किसे बताया है, तो शक्ति सब जनता के पास। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता द्वारा जनता के लिए होता है। तो उसी आधार पे जो भारत की जनता है, उसके हाथ में शक्ति दी गई। समझ गए दोस्तों। इसके बाद जो आगे आपके लेके चलता हूँ वो है, अब बात ये आती है कि जो भारतीय संविधान है, इसको कब अंगीकृत यानी कब स्वीकार किया गया, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। समझ गए दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि प्रथम प्रधानमंत्री, आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, आपको पता होगा। और वही प्रस्ताव उद्देशिका या प्रस्तावना में परिवर्तित हुई। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था वही वापस इसकी प्रस्तावना में लिखा गया। समझ गए बात को दोस्तों। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया। अगर आप इस चैनल के नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपकी जो मुस्कान, आपकी जो जो आपका उत्साह है, आपका जोश, वही मुझे ऊर्जा देता है दोस्तों। ऐसे मैं सारे सेशन लेकर आऊँ जो एक एक टॉपिक पे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनका सवाल लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ तक याद करने के बाद दोस्तों आपके मन में 2 सवाल उठते हैं। वो सवाल ये है कि ये उठता है मन में, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। मन में ये क्वेश्चन बनता है, प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और दूसरा प्रस्ताव ये मन में ये सवाल उठता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो मैं खुला कह देता हूँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। दोनों का उत्तर हाँ है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बिल्कुल है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैं एक केस के द्वारा बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जो केशवानंद भारती केस आया था, वो आया था 1973 यानी कि 1977 में, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी
बेंच थी 13 जज वाली, यानी कि अब अभी तक अगर कोई फैसला सबसे बड़ा किसी जजों ने मिलकर किया तो वो था केशवानंद भारती केस, जिसमें 13 जज थे, एक बेंच थी और 1973 की बात है। उसमें ये कहा गया था, उस केस का ये निर्णय आया था, उसका डिसीजन ये आया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और ये भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे कोई पूछे प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये किस केस में, तो ये आप इसका आंसर रहेगा केशवानंद भारती केस 1973। दूसरी बात, कितने 13 जज, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी जिसने ये निर्णय दिया, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो प्रस्तावना है उसमें अब मैंने ऊपर सवाल लिखा था कि भाई प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये इसका फैसला केशवानंद भारती में ज़रूर आया। तो उसके बाद क्या कोई प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल एक बार हुआ है। तो देखिए, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी कब? 42, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था। अब आपसे बता देता हूँ दोस्तों, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। दूसरी बात, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए उस संविधान की प्रस्तावना में। वो 3 शब्द कौन से? तो पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। 3 शब्द कौन से दोस्तों? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द उस 42वें संविधान संशोधन के भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उद्देश्य का। इसके बाद दोस्तों, आपका सवाल ये उठता है कि इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो क्या इससे पहले भारत था वो एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश था या नहीं था? क्योंकि ये तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। क्या इससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था? आपका ये सवाल बनता है, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो देखो, क्या भारत इससे पहले पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश था? तो मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 25 से 28, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ गए दोस्तों? तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 ये 3 अनुच्छेद में वो दे रहा है। इसका मतलब भारत पहले से धार्मिक देश था, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश था। और उसके बाद आपको दूसरा सबूत ही देता हूँ। पहला सबूत तो इसका ये है, सवाल ये बनता है क्या भारत इससे पहले पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश था? तो बिल्कुल था। क्योंकि इससे कैसे पता चलता है? तो देखिए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 25 और 28 तक जो इसमें अधिकार लिखा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी धर्म का आदमी इस देश में रह सकता है। दूसरा बात बता देता हूँ आपको, और इसीलिए इसी चीज़ को, उनकी पंथ निरपेक्ष था, तभी तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी आपको हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख है ही नहीं। समझ गए दोस्तों बात को? और एक बात आप, और जैसे आप देखिए कि अनुच्छेद, और पहले जो आर्टिकल संविधान का जो आर्टिकल 1 है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, जो अनुच्छेद 1 में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा हुआ है? ये लाइन लिखी अनुच्छेद 1 में, भारत है, यानी कि इंडिया का मतलब भारत है, और जो एक राज्यों का संघ है। समझ गए दोस्तों? तो देखो, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख है ही नहीं। ये जो हिंदुस्तान शब्द है इसका कहीं उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत। और दूसरी बात, पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये जरूर जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। एक तो हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, और एक आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं। पंथ निरपेक्ष जरूर है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 में। बात समझने वाली दोस्तों, बस आप सिर्फ गौर करिएगा, बिल्कुल आपको बात समझ में आएगी। तो समझ गए? तो इंडिया के संविधान में, प्रस्तावना में कहीं पर भी आपके हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद 1 है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि ध्यान रहे आपको, भारतीय संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ जरूर पंथ निरपेक्ष शब्द तो मैं कह रहा हूँ 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द, लेकिन कहीं पर भी आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में
नहीं है दोस्तों, और न ही कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके कई बार क्वेश्चन इसमें से उठते हैं और बिल्कुल हम गलत भी कर देते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप कभी भी गलत सवाल नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। बस आप इससे जुड़े रहे। मैं आपको इंग्लिश, जीके, भारतीय संविधान, राजनीति विज्ञान या राजस्थान जीके और इसके अलावा इंडिया के या वर्ल्ड के जो प्रमुख प्रमुख वस्तुएं चीज़ें हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या WB है, या सार्क है, दक्षिण है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उस चीज़ का आपको क्लियर करूँगा, आपको समझाऊँगा कि कौन सी चीज़ क्यों है और कैसे है, इस ताकि आप भी अपने क्वेश्चन को सही कर सकें। और आधे अधूरे ज्ञान से दोस्तों हम सवाल को सही नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी आपसे आशा रहेगी और मैं दोस्तों खुला कहता हूँ, जब अपन को मैदान में कदम इस तरह से रखने हैं, कुछ इस तरह से रखने हैं कि रणभूमि में हमको पैर वापस नहीं खिसकाने पड़े। समझ गए दोस्तों? तो आशा करता हूँ आप मेरी इस बात को मानेंगे, मेरी इस बात पे अमल करेंगे और अपने लक्ष्य तक जाने में बिल्कुल आप सफल होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। बस आपका बहुत